नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। जितने भी सारे लोग बने हुए हैं ज्योग्राफी को, इसको जरा शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट भरा ज्योग्राफी है। देखिए, सीरीज चल रहा है, मेंटेन अगर कर रहे हैं बहुत सारे लोग तो डेली 8 बजे शाम में क्लास आती है और सिस्टमेटिक होती है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसलिए आप नोट्स बनाइएगा और 9667723647 के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं आप अपने नोट्स को कि मेरा सही नोट्स बन रहा है कि नहीं। साथ साथ प्रश्न जितने भी सारे मैं डिस्कस करता हूं उन सारे पे फोकस कीजिएगा कि क्योंकि मेरा जो क्वेश्चंस होता है वो प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चंस होता है और पिछले 25 सालों का क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं किसी भी टॉपिक के साथ। तो आज का जो चैप्टर है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, तापमान एवं दबाव मेखला, जो पीछे आपको दिख रहा है। देखिए, पृथ्वी में हर जगह टेम्परेचर समान नहीं होता, कहीं ज्यादा होता है टेम्परेचर और कहीं कम होता है टेम्परेचर। लेकिन आप जानते हैं कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर बन जाता है और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां हाई प्रेशर बनता है। यू ऐसे समझिए इसको कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और नीचे जमीन खाली हो जाती है। इसका मतलब वहां लो प्रेशर बन गया और आसपास की हवा उस क्षेत्र को भरने के लिए दौड़ती है तो हवा की स्पीड बढ़ जाती है। जहां ठंडी ज्यादा होती है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ टेम्परेचर कम है, ठंडी ज्यादा है, तो वहां की हवा भारी होती है और वहीं पे बनी रहती है और इस कारण से वहां पे आप देखेंगे आ, तो इस कारण से आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे हाई प्रेशर बन जाता है, हवा भारी होने की वजह से वहां से दूसरी तरफ निकलनी चाहती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि पृथ्वी में हर जगह टेम्परेचर समान नहीं होता, कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है। जैसे इक्वेटर में यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। हाई प्रेशर होता है कहाँ? तो पोलर एरिया में, वहां ठंडी होती है। अब इस तरह से पृथ्वी में कई सारे टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट बने हुए हैं। और मुझे बताइए, हवा जो चलती है वो कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? तो आप कहेंगे सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसका मतलब पृथ्वी में अगर टेम्परेचर का थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो प्रेशर में वेरिएशन पैदा होता है और प्रेशर में जैसे ही वेरिएशन पैदा होगा हवा चलनी शुरू हो जाती है। जैसे बाहर आप निकलते हैं, हवा अगर चल रही है, इसका मतलब है उसमें प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कोई चक्कर है। कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, इसका कारण हवा ब्लो हो रही है, बह रही है। तो इसी को हम समझेंगे पूरे अर्थ पे कितनी तरह की हवाएं हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने ट्रेड विंड का, यानी व्यापारिक पवन का, पछुआ पवन का और ध्रुवीय पवन का। तो इन सारे पवनों को आज हम बताएंगे, यानी ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। और भी बहुत सारे चीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आप बने रहिए इस पे, आपको सारा चीज पता चलेगा। क्या होता है कोरियोलिस फोर्स, कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, फेडल्स लॉ क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या है, गरजती चालीसा क्या है, तूफानी चालीसा क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ। डॉलड्रम क्या है? तो ये सारी चीजें इसी टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में आपको पता चलेगा। किताबों में ये उलझन बहुत रहता है टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट में, यहां बने रहिए, एक एक चीज आपको पता चलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ये है आपकी पृथ्वी। सबसे पहले देखिए पृथ्वी बनाइए, ये है आपकी पृथ्वी। देखिए, ये पृथ्वी है और मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये जो बीच वाला लाइन है इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। याद रखिएगा, क्या है ये? इक्वेटर, विषुवतीय रेखा, 0 डिग्री है। अब आप मुझे बताइए, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अपने एक्सिस पे सीधी खड़ी है या झुकी हुई है? तो आप कहेंगे सर झुकी हुई है। और कितने डिग्री झुकी हुई है? तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन ऐसा सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पृथ्वी है और सपोज कीजिए कि ये झुकी हुई नहीं होती, ये लट्टू के समान घूम रही है, झुकी हुई नहीं होती, तो मुझे बताइए, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जितने भी सारे प्लैनेट हैं वो किसके सामने चक्कर लगा रहे हैं? तो सन के सामने चक्कर लगा रहे हैं, यानी सन। अब अगर मैं कहूं ये सन है सामने में, या फिर छोटा सा बना देता हूं मैं। अब देखिए, ये सपोज कीजिए यहां पे है सन, सन के सामने ये चक्कर लगा रही है, ये सन है। तो ये जो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से आप देखेंगे सन इतना ही छोटा लगता है, इसलिए छोटा लिखा है मैंने, छोटा बनाया है। ये पृथ्वी अगर सपोज कीजिए बिल्कुल सीधी खड़ी रहती, बिल्कुल सीधी एकदम 90 डिग्री, इसका जो एक्सिस होता बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल सीधी खड़ी होती, तो मुझे बताइए सालों भर ये सूरज की किरण कहां फिक्स हो जाती? सीधी इक्वेटर पे। यानी सूरज की किरण बिल्कुल यहां फिक्स हो जाती, यहां फिक्स हो जाती, यहां इक्वेटर पे फिक्स हो जाते अगर ये पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो। लेकिन ऐसी तो है नहीं, ये झुकी हुई है।
अब इसको झुकाइए, 23.5 डिग्री इसको झुकाइए, झुकाइए। अब मुझे बताइए, अगर ये झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री अगर झुका देंगे तो ये सीधी किरण कितने डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगी? तो ये 23.5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यानी सन की किरणें मैक्सिमम कितने डिग्री ऊपर जा सकती है? ये किरण सन की कितने डिग्री ऊपर जा सकती है? 23.5 डिग्री। अब जरा इधर देखिए, मुझे बताइए पृथ्वी किसका चक्कर काट रही है? तो सन का। ये सन है, चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी। ये पृथ्वी इधर होती है, कभी इधर होती है। तो सपोज कीजिए अगर पृथ्वी इधर है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये अपने एक्सिस पे अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सन की सीधी किरण कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ चली जाएगी। समझ रहे? और अगर यही झुकी हुई, अगर ये पृथ्वी इधर आती है, तो मुझे बताइए ये सीधी किरण 23.5 डिग्री साउथ में चली जाएगी। यानी अगर ये पृथ्वी इधर होती है तो कर्क रेखा ऊपर यानी 23.5 डिग्री पे चली जाएगी। इधर अगर चली गई, इसका मतलब सन की सीधी किरण मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण आ जाएगी। इसका मतलब है सूरज की किरण 23.5 डिग्री ऊपर जाती है, फिर 23.5 डिग्री नीचे आती है। यानी ये जो किरण है कभी ऊपर कभी नीचे, यानी सन की किरण लंबवत होती है, कभी कर्क रेखा पे, कभी मकर रेखा पे, कभी विषुवत रेखा पे। लेकिन अगर मैं कहूं ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर सन की सीधी किरण कभी नहीं जाएगी, साल में कभी भी नहीं। और इस लाइन के नीचे भी सूरज की किरण कभी नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब इन दोनों लाइन का इंपॉर्टेंस है। अब इस दोनों लाइन का इंपॉर्टेंस है तो नाम तो देना पड़ेगा ना। इसका नाम है क्या? तो इसका नाम है कर्क रेखा। याद रखिएगा कौन सा रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। समझ गए? और इसको क्या कहेंगे? इक्वेटर। समझ गए? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री को इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। लेकिन इससे ऊपर कभी सीधी किरण नहीं जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए, तो ये दिन फिक्स होता है। दिन फिक्स होता है तो मुझे बताइए, जब सूरज की किरण कर्क रेखा पे आती है तो कौन सा दिन होता है? वो कौन सा दिन होता है? यहाँ जब सूरज की किरण आएगी तो वो 21 जून को आती है। याद रखिएगा 21 जून को यहाँ होती है। 22 दिसंबर को सूरज की किरण, किरण मतलब सीधी किरण, 22 दिसंबर को यहाँ होगी। और 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ होती है। 23 सितंबर को यहाँ होती है। याद रखिएगा। इसका मतलब है कि सन जब ऊपर चला जाता है जून में, तो आप जानते हैं ना ये कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच जाता है, हमारे यहाँ गर्मी बढ़ जाती है। तो जब ये सन कर्क रेखा पे होता है तो हमारे यहाँ गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ यहाँ जून का महीना, दिसंबर, यहाँ जून का जो महीना होता है ठंडी वाला महीना होता है। हमारे यहाँ दिसंबर ठंडी वाला महीना होता है क्योंकि सन नीचे चला गया। समझ रहे हैं बात को? तो अब मुझे बताए, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर किसको कहते हैं? इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे साउथ हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून होगा ना, क्योंकि गर्मी में दिन की लंबाई ज्यादा होती है। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन माना जाता है उत्तरी गोलार्ध का। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 21 जून। अब मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं पृथ्वी पे कौन सा दिन है जो दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। तो याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। समझ गए? इक्विनॉक्स, या इसको कहते हैं विषुव। विषुव। तो अगर पूछा जाए विषुव की स्थिति कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। समझ गए? अब मुझे बताइए, सन कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन ये बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये मध्य वाला क्षेत्र है, ये सालों भर गर्म रखता है। इसका मतलब है कि ये जो मध्य का जो क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, याद रखिएगा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र, ये देख रहे हैं, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री 10 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना, इसको कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र? इक्वाटोरियल रीजन। इक्वाटोरियल रीजन। कौन सा रीजन?
विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वाटोरियल रीजन। तो मुझे बताइए यहाँ सालों भर गर्मी ज्यादा होगी या सर्दी ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे सर गर्मी ज्यादा होगी। इसका मतलब है ये जो रीजन है यहाँ पे गर्मी अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये क्षेत्र क्या है? ये जो क्षेत्र है मुझे बताइए हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है? तो टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर लो है, लो प्रेशर है यहाँ पे, है निम्न दाब का क्षेत्र है। इसका मतलब यहाँ से हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। यहाँ हवा क्या है, 10 डिग्री टू 10 डिग्री हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। और मुझे बताइए अगर यहाँ हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ हवा अगर हल्की होकर ऊपर उठेगी तो आप जानते हैं हवा अगर हल्की होकर ऊपर उठने लगे, इसका मतलब ये ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद ये यहाँ पे क्या बना देगी, बादल बना देगी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में घने घने बादल बने रहते हैं और बारिश झमाझम होती रहती है। याद रखिएगा 2 बजे के बाद और 4 बजे 5 बजे तक झमाझम बारिश होती है, नियम से डेली सालों भर बारिश होती है। इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जहां सालों भर बारिश होती रहती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहां से जो कॉन्वेक्शनल करंट है, संवहनीय धारा ऊपर की तरफ उठती रहती है। और कॉन्वेक्शनल करंट्स के बारे में आगे बताऊंगा मैं रेनफॉल में, समझेंगे आप अच्छे से। अब अगर मैं कहूं यहां से हवा ऊपर उठी तो यहां उठ गई, अब यहां झमाझम बारिश हो गई, बारिश हो गई, देख रहे हैं ना, बारिश हो गई। यहाँ बादल ने बारिश कर दिया, यानी ये मैं इसको यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा इसलिए साइड में दिखा रहा हूँ। अब देखिए बारिश करने के बाद जो हवा यहाँ से उठी ना, ये यहीं पे नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि यहाँ सालों भर कॉन्वेक्शनल करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसलिए ये जो विंड है ये दोनों ही तरफ मुड़ जाती है। ये जो विंड आप देख रहे हैं ना, ये दोनों तरफ मुड़ जाती है, इधर भी चली जाएगी, इधर और इधर भी चली जाएगी, और वहां नीचे उतरती है जहां इसे लगता है कि अब नीचे से हवा ऊपर नहीं उठ रही। तो ये नीचे से हवा ऊपर नहीं उठ रही, इसका मतलब कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, क्योंकि इससे ऊपर तो सन जाता नहीं है। इसका मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होगा, हवा का डिसेंडिंग यानी उतरना ज्यादा संभव हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो हवा उतरती है ना, ये जो डिसेंडिंग हो रहा है, ये हवा कहाँ पे हो रहा है, हवा डिसेंड जो कर रहा है, ये हवा कहाँ पे कर रहा है? तो ये हवा जो डिसेंड हो रहा है ये होता है कहाँ पे? तो देखिए कहाँ पे, ये होता है 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री साउथ। ये देखिए ये कौन सा बेल्ट था, 23.5 35 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 से 35 डिग्री तक नीचे उतरता है, ये हवा डिसेंडिंग होता है 35 डिग्री नॉर्थ तक। अब दोनों ही तरफ होता है, यानी यहां भी 23.5 से 35 डिग्री तक साउथ तक ये होता है। अब इस बेल्ट का नाम क्या है जहां हवा ऊपर से नीचे उतर रही है? तो इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट, उपोष्ण मेखला, सब ट्रॉपिकल दोनों तरफ, उपोष्ण यहां मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, उपोष्ण मेखला इसको कहते हैं, उपोष्ण मेखला। तो ये जो हवा उतर रही है, तो याद रखिएगा जब हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो फ्रिक्शन होता है। कैसे? क्योंकि नीचे हवा की डेंसिटी ज्यादा है और ऊपर हवा की डेंसिटी कम है, तो जब कोई भी पार्टिकल्स लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाता है तो फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वो एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और नीचे उतरते 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 सतह को बिल्कुल गर्म कर देगी, और गर्म कर देगी इसका मतलब ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है यहाँ यहाँ हाई टेम्परेचर का क्षेत्र बन जाता है। अब हाई टेम्परेचर तो बन गया यहाँ, यानी ये टेम्परेचर हाई है, यहाँ सब ट्रॉपिकल बेल्ट में हाई टेम्परेचर है। अब चूंकि हवा नीचे उतर रही है तो प्रेशर भी बनाएगी, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑफ एयर के कारण यहाँ हाई प्रेशर भी बन जाता है और हाई टेम्परेचर भी। आपने कहा, आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर लो होगा, लेकिन यहां उल्टा है। तो यहां अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि यहां हाई टेम्परेचर भी है हाई प्रेशर भी है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हवाओं का उतरना है। एक तो फ्रिक्शन के कारण गर्म हो गई और दूसरा दबाव दे रही है, तो हवा हाई प्रेशर में। तो आप देखिए यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर और नीचे यहाँ लो प्रेशर। तो ये हवा जो यहाँ ऊपर में वायुमंडल में गई और नीचे सतह पे उतरी, टकराई, तो दो दिशाओं में मुड़ जाती है। दो दिशाओं में मुड़ने का मतलब क्या है? तो जरा देखिए, ये हवाएं जब यहां से टकराए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर मुड़ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर मुड़ गई, और ये भी इधर मुड़ गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और एक हवा ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि ऊपर भी एक लो प्रेशर बना है। ये हवा नीचे की तरफ चली गई, नीचे भी एक लो प्रेशर बना है।
अब ऊपर और नीचे ये जो लो प्रेशर बना है ये क्यों बना है, जरा देखिए। यहाँ 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ, 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ और 60 टू 65 डिग्री साउथ। यहाँ देखिए 60 टू 65 डिग्री साउथ, समझे। इस रीजन को हम कहते हैं सब पोलर बेल्ट। याद रखिएगा कौन सा बेल्ट कहते हैं, तो इसको कहते हैं सब पोलर, सब पोलर उपध्रुवीय मेखला। ये सब पोलर बेल्ट है। यहाँ लो प्रेशर होता है। क्यों होता है अभी बताता हूं। ये भी है सब पोलर बेल्ट, सब पोलर बेल्ट। यहां भी लो प्रेशर होता है। अब क्यों होता है, सबसे पहले तो यहाँ हाई प्रेशर हुआ और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड गई, और इस विंड का नाम हमने क्या दिया, इसी को कहते हैं ट्रेड विंड। याद रखिएगा कौन सा विंड, व्यापारिक पवन। याद रखिएगा ट्रेड विंड। इसको कहते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्लीज, पछुआ पवन। इधर भी वही हाल हो जाएगा, इधर भी ट्रेड विंड है। ये कौन सा विंड है, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। और ये कौन सा विंड है, इसको कहते हैं वेस्टर्लीज, इसको कहते हैं पछुआ पवन। अब जरा देखिए, यहां तो पता चल गया क्यों है लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। यहां हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि हवा उतर रही है, गर्म भी है। और यहां लो प्रेशर बना ये पता नहीं चला। तो देखिए कैसे यहां पे लो प्रेशर बना है। तो उससे पहले जरा देखिए, इसको मैं हटाता हूं। देखिए यहां पे लो प्रेशर क्यों बना है, यहां पे क्यों बना लो प्रेशर। देखिए पृथ्वी के रोटेशन के कारण जब पृथ्वी घूमती है तो यहां से हवा डिफ्लैक्ट हो जाती है और ऊपर चली जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई फुटबॉल को घुमा दीजिए या ग्लोब को घुमा दीजिए पृथ्वी समझ के, और पृथ्वी अगर घूम रही है और यहाँ पानी डालिए, यहाँ पे एक ग्लास पानी डालिए, घूमते हुए पृथ्वी पे अगर पानी डालेंगे वहां पे तो पानी सतह पे फैलेगा या डिफ्लैक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लैक्ट होगा, इसका मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एयर का डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर ज्यादा होने लगता है। बताऊंगा क्यों होता है, क्योंकि कॉर्डियलिस फोर्स पोलर एरिया में बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नीचे से हवा ऊपर उठती है। तो यहां पे लो प्रेशर बनने का कारण रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहां लो प्रेशर बना है। और यही हवा जब यहां लो प्रेशर बनाई और ऊपर उठ गई तो यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वेस्टर्ली चल गए। अब ये जो हवा ऊपर उठी हुई है ना, ये दोनों तरफ आ जाती है और यहाँ पे नीचे उतरने लगती है और फिर से हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। एक साइकिल यहां बन गया, एक साइकिल यहां बन गया। इस तरह से ये जो हवा है फिर पोलर एरिया में नीचे उतरती है। और ये जो जोन आप देख रहे हैं ये पोलर एरिया है। यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है। ठंडी ज्यादा होने के कारण हवा भारी होती है और इस पोलर एरिया में बनी रहती है। और यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर, तो फिर से एक नई विंड बन गई यहाँ पे। कौन सी विंड, तो देखिए ये पोलर विंड है, ध्रुवीय पवन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और इसको हम पोलर विंड कह सकते हैं, पोलर विंड। ये भी है पोलर विंड, ये भी है पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। इसका मतलब है पृथ्वी में कितनी तरह की विंड है, तो 3 तरह की विंड है, एक व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन, एक ध्रुवीय पवन। और ये एक निश्चित बेल्ट में चलती रहती है। शायद समझ रहे होंगे आप। अगर नहीं समझ रहे तो फिर से रिवाइंड कर करके देखते रहिए। समझ गया। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां से हवा क्या हुई है, ऊपर उठी है, यहां से हवा क्या हुआ है, ऊपर उठी है, और हवा ये यहाँ ऊपर उठी है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे भी नीचे डिसेंड करने लगती है, और एक हवा यहाँ पोलर एरिया में यहाँ डिसेंड करती है। तो आप जरा देखिए, पृथ्वी में एक पर्टिकुलर बेल्ट आपको दिख रहा है और एटमॉस्फेयर में भी एक पर्टिकुलर सेल दिख रहा है। सेल का मतलब देखिए क्या है, यहाँ से हवा ऊपर उठी और यहाँ नीचे उतरी और सतह पे व्यापारिक पवन बन गई, फिर यहाँ ऊपर उठी। तो यहाँ एटमॉस्फेयर में एक साइकिल डेवलप्ड हुआ। तो ये जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एक साइकिल डेवलप्ड हुआ है, इसको हम हेडले सेल कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा सेल, हेडले सेल। ये भी बन गया हेडले सेल, हेडले सेल। और इसके ऊपर देखिए, ये हवा यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई और यहाँ फिर से आके पछुआ पवन बन गई, वेस्टर्ली। ये भी एक सेल है जिसको हम कहते हैं फेरल सेल। याद रखिएगा कौन सा सेल, फेरल सेल। और ये जो सेल एटमॉस्फेयर में डेवलप्ड हुआ है इसको कहते हैं पोलर सेल, पोलर सेल। तो इसी 3 सेल का नाम है ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का ट्राई सेलुलर, त्रिकोशीय मेखला वायुमंडल का। आप
अगर ये समझ पा रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल चैप्टर होगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जरा देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए आप एक जहाज में बैठते हैं। यहाँ पे प्राचीन काल में लोग हवाओं के द्वारा पतवार लगा के जहाजों को आगे ले जाते थे। जब ये जहाज इस ट्रेड विंड के द्वारा यहाँ इक्वेटोरियल एरिया में आता था तो यहाँ फंस जाता था, क्योंकि ये हवा उल्टी हो गई। अब ये हवा उल्टी हो गई, अब ये हवा उल्टी हो गई, इसका मतलब ये यहीं पे आगे पीछे डोलने लगता था। इसका मतलब ना ये नीचे जा सकती है क्योंकि ये हवा उल्टी हो गई, आगे नहीं जाने देगा। अब पीछे भी नहीं जा सकती, ये भी हवा उल्टी हो गई। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन 5 डिग्री टू 5 डिग्री, इसी में ये आके फंस जाती थी जहाज। और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा है और जहाज की स्थिति यहीं पे फंसने की है। तो 5 डिग्री टू 5 डिग्री यानी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र को हमने नाम क्या दिया है, तो याद रखिएगा 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र को हम कहते हैं डोलड्रम। इसको मिटा देता हूं मैं, डोलड्रम। अब देखिए, अगर पूछा जाए डोलड्रम कितने से कितने डिग्री को कहते हैं, तो याद रखिएगा डोलड्रम ये होता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, क्योंकि प्राचीन काल में इसका नाम डोलड्रम दिया गया था। आधुनिक काल में इसका नाम ITCZ है, याद रखिएगा। पूरा नाम अभी बताता हूं मैं। इसका पूरा नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये ITCZ डोलड्रम का ही क्षेत्र है जो एक लो प्रेशर को बताता है। जब मैं मानसून बताऊंगा तो इस ITCZ के और तरीके को बताऊंगा क्या है इसका कॉन्सेप्ट ITCZ का। ऐसे याद रखिए ये डोलड्रम का ही क्षेत्र होता है। दूसरा, अब जरा देखिए, जितने भी विंड हैं आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेड विंड हो या फिर वेस्टर्लीज हो, ये ट्रेड विंड हो या वेस्टर्लीज हो या पोलर विंड, क्या कोई भी विंड सीधी सीधी चल रही है या टेढ़ी टेढ़ी है? सारी विंड टेढ़ी टेढ़ी है। इसका मतलब है कि ये टेढ़ी क्यों हुई, पूछिए इससे, ये जब तुम सीधी आ रही थी तो टेढ़ी क्यों हुई? तो इसका कहना है किसी ने उधर से धक्का दिया, फोर्स क्रिएट हुआ है। किस चीज के कारण? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। अगर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, इसका मतलब जो विंड का फोर्स लगेगा एंटी डायरेक्शन से लगेगा, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो फोर्स क्रिएट हुआ, ये जो फोर्स क्रिएट हुआ वो किसके कारण क्रिएट हुआ? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। और उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स याद रखिएगा किसके कारण जनरेट हुआ है? रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण। जो सबसे ज्यादा कहां होता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम कहां होता है? पोल्स पे होता है। और मिनिमम कहां होता है कोरियोलिस फोर्स? ये होता है कहां? मिनिमम कहां होता है? ये इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे होता है। अब मैक्सिमम वहां क्यों होता है? तो याद रखिए, कोरियोलिस फोर्स का मतलब होता है डेविएशन इन विंड्स डायरेक्शन। अगर डेविएशन ज्यादा हुआ है विंड का तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा बनेगा। जैसे पोलर एरिया में आप खड़े हो जाइए, पोल्स की जो धरती है 360 डिग्री पे घूमती है। इसका मतलब इसके संपर्क में जो एयर होगी उसका जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा, 360 डिग्री का होगा। इसका मतलब कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम वहां होगा। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे 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 ये जीरो होता चला जाएगा। और वहां विंड कहां पे आके बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी मिलेगी, इक्वेटर पे आ जाएगी, यानी एकदम समानांतर आ जाएगी और मिल जाएगी। और यहाँ पे आके ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो सबसे ज्यादा डेविएशन पोलर एरिया में होता है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, इसीलिए हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा वहां पे। अब देखिए नेक्स्ट। अब मैंने कहा आपसे कि कोरियोलिस फोर्स के आधार पे एक व्यक्ति थे, फेरल नाम के एक व्यक्ति थे, याद रखिएगा। कौन सा व्यक्ति? फेरल। उन्होंने एक लॉ दिया था, फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। कुछ नहीं किया था, टाइम पास किया था, जो कोरियोलिस फोर्स पे ही बेस्ट है। ये था क्या? तो उनका कहना था कि जब आप उत्तरी गोलार्ध में चले जाएंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, और किसी भी विंड से पूछेंगे भाई आप सीधी जा रही हो तो किधर मुड़ोगे, राइट या लेफ्ट, तो उत्तरी गोलार्ध की सारी पवन, नॉर्थ हेमिस्फीयर की सारी पवन या विंड्स कहेगी आपसे कि मैं अगर सीधी जा रही हूं तो मैं राइट टर्न लूंगी। और यही चीज अगर साउथ हेमिस्फीयर से किसी भी विंड से पूछे तो उसका कहना है मैं लेफ्ट टर्न लूंगी। और इसी नियम को हमने क्या नाम दिया था? फेरल्स लॉ। यानी ऑल ऑफ दिस विंड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर विल टर्न इन राइट डायरेक्शन, और वाइस वर्सा कीजिए इसको साउथ हेमिस्फीयर। इन साउथ हेमिस्फीयर ऑल ऑफ दिस विंड टर्न इन लेफ्ट डायरेक्शन, कॉल्ड फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ इज डिपेंड अपॉन
Which force? Coriolis force, which is maximum on polar area and minimum on equator. Okay, now अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो रीजन है यहाँ, इस रीजन का एक कहानी है। इस रीजन में क्या था कि पहले मैक्सिमम अरब देश हैं, अभी भी मैक्सिमम अरब देश हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। 30 से 35 अगर मानते हैं इसको, 23.5 से 35 अगर मानते हैं डिसेंडिंग के लिए, तो 30 से 35 सब ट्रॉपिकल बेल्ट को माने। इस रीजन में हवा नीचे उतर रही है और दबाव बना रही है। प्राचीन काल में क्या होता था, अरब वासी घोड़ों को बेचने निकलते थे, क्योंकि अरबी घोड़ा विश्व में बहुत डिमांड प्राप्त हुआ होता था। और आज भी है, अरबी घोड़ा स्टेटस सिंबल था। लोग स्टेटस सिंबल अपने घर पे दरवाजे पे अरबी घोड़ा बांध के रखते थे। आज मर्सिडीज पे चल रहे हैं आप, पहले का स्टेटस कुछ और था। अच्छा, राजाओं के युग में घोड़ों का डिमांड भी बहुत था, क्योंकि सेना में कहा जाता था कि घोड़ों का बहुत ज़्यादा घुड़सवार चाहिए होता था। तो ये लोग जहाज में भर के निकलते थे घोड़ों को, और जब इस बेल्ट में आते थे, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आते थे, तो ऊपर से जहाज पे हवा के उतरने का दबाव पड़ता था और जहाज डूबने लगती थी। समझ नहीं पाते थे हुआ क्या। इस रीजन में आते ही इनको एक ही चीज़ लगता है ये हम लोगों ने औकात से ज़्यादा घोड़ों को डाल लिया है, और एक एक करके ये घोड़ों को समुद्र में फेंकने लगते। अब इसका जब पता चला था, तो ये चैलेंजर अभियान जब हमने शुरू किया था समुद्र की खाइयों को नापना या उसके उच्चावच उनकी धरती को समझना, तो हमने देखा था कि एक ही पर्टिकुलर बेल्ट में बहुत सारी जहाजें डूबी हुई हैं, घोड़े की अस्थियां मिल रही हैं, और भी न जाने क्या क्या कीमती सामानें इस क्षेत्र में डूब गई हैं एयर प्रेशर के कारण। तो इस जगह का नाम उस समय हॉर्स लैटिट्यूड रखा गया, क्योंकि अश्व अस्थियां बहुत मिल रही थी। तो हॉर्स लैटिट्यूड अगर पूछा जाए कितने से कितने डिग्री के बीच होता है, तो याद रखिएगा हॉर्स लैटिट्यूड हमेशा 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ को भी मान लेते हैं। वैसे नॉर्थ में कहा जाता है ज्यादा व्यापार हुआ था, इसलिए कहा जाता है ये जो बेल्ट है आपका, ये जो बेल्ट है आपका 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ को हम हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड, याद रखिएगा इसको। इंग्लिश में मैं नहीं लिख रहा हूँ, हॉर्स लिख लेंगे आप, लैटिट्यूड भी लिख लेंगे। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ को हम हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं, इतना तो आप जान ही गए हैं। अब चूंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में महाद्वीप ज्यादा है, साउथ हेमिस्फेयर में महाद्वीप कम है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में ट्रेड ज्यादा होता था। इसलिए ज्यादा ये जो वर्ड है ये उत्तरी गोलार्ध के लिए माना जाता था, साउथ के लिए नहीं। साउथ के लिए मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। साउथ में चूंकि इस रीजन में आप देखेंगे, ये जो रीजन है जहाँ पे पछुआ पवन चल रही है, वहां पे समुद्र ज्यादा है। तो अगर समुद्र नहीं हो, सॉरी समुद्र ही समुद्र हो और महाद्वीप नहीं हो, तो हवा के चलने की गति बढ़ जाती है। अगर पर्वत आ जाए या कोई अस्लाकृति आ जाए तो हवा रुक जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है, और इस कारण से ये समुद्र के सतह पे इतना फ्रिक्शन करती है कि आवाज निकालती है। और कई जगह पे इसका नाम तूफानी चालीसा रखा गया है, प्रचंड पचासा रखा गया है, और चीखती साठा रखा गया है। लेकिन ये किस पवन का नाम रखा गया है, तो वेस्टर्लीज का नाम रखा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो पवन है, ये जो पवन आप देख रहे हैं, इसको, इस वेस्टर्लीज को 40 डिग्री पे, याद रखिएगा, कहते हैं गरजती चालीसा, गरजती चालीसा या तूफानी चालीसा, रोडिंग फोर्टीज कहते हैं। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। 50 डिग्री साउथ पे इसको कहते हैं प्रचंड पचासा, फ्यूरियस फिफ्टीज, और 60 डिग्री पे इसको कहते हैं चीखती साठा, श्रिंकिंग सिक्सटीज, श्रिंकिंग सिक्सटीज। समझ गए। तो ये जो आप देख रहे हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में, वो भी किस बेल्ट में, वेस्टर्लीज के बेल्ट में। तो वेस्टर्लीज का ही नाम है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी जहाज या फिर सेलर्स जब जाते थे तो डरावनी आवाज सुनते थे। इनको लगता था कि इधर बहुत डेंजर है, यहाँ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा कैप्टन कुक साहब ने जब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की खोज की थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते थे, वो जाना चाहते थे कहाँ, अंटार्कटिका जाना चाहते थे। लेकिन इन सारे घटनाओं के दौरान उन्होंने अपना रूट को डाइवर्ट करके फिर उधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ कर लिया, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक क्षेत्र है जहां हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो 40 डिग्री साउथ पे तूफानी चालीसा, रोडिंग फोर्टीज, 50 डिग्री साउथ पे फ्यूरियस फिफ्टीज, और 60 डिग्री साउथ पे श्रिंकिंग सिक्सटीज या चिकटी साठा कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर के लिए है और पछुआ पवन के लिए है। इसके अलावा
इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना, ये टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट आगे बहुत काम आएगा क्लाइमेट में, क्लाइमेट को समझाने में, मानसून को समझाने में। इसलिए इस चैप्टर को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने विस्तार से आपको समझाया है। कुछ फास्ट जरूर हुई है, लेकिन आप बार बार अगर इसको देखेंगे, इसका मतलब होगा कि आप सही वे में समझ जाएंगे। किताब में कुछ भी नहीं है, आप यहां देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। ज्योग्राफी में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है मिस्टर सी के करण। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।